रहमान रहीम। लेक्चर आज का जो है वो आपकी बुक से चैप्टर 3 से है। ये मेरी प्रेजेंटेशन आपको शेयर हो रही है जिस पे लिखा हुआ है ग्रुप थ्योरी चैप्टर 3। यस सर। हाँ, तो हम ये चैप्टर 3 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया मैंने। आज का लेक्चर पहला चैप्टर जो इस चैप्टर 3 का पहला हिस्सा है, बहुत शॉर्ट सी चीज़ें हैं। कोशिश करूंगा कि मैं एक्सप्लेन कर लूँ इसमें। जी, ग्रुप थ्योरी चैप्टर 3। इसे शुरू करने से पहले देखें कि मैं ग्रुप के एक्सियम्स आपको बता दूं कि 4 एक्सियम थे ग्रुप के, कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है तो इसको हम क्लोजर लॉ कहते हैं या क्लोजर एक्सियम कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो जाए तो इसको एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव एक्सियम। थर्ड एक्सियम जो था वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और फोर्थ एक्सियम इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी एग्जिस्ट। अगर ये 4 एक्सियम सेटिस्फाई हो जाएं देन वी से दिस जी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को, चैप्टर 3 को। सेकंड स्लाइड इसकी, elementary properties. Sir? In this chapter we shall consider some logical consequences of the group axioms. वो जो 4 एक्सियम मैंने आपको बताया कि पहला एक्सियम क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एक्सियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एक्सियम्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ एक्सियम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी। तो इन एक्सियम से कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल, if we are given a group G, the third axiom ensures the existence of an identity element in G. जैसे मैं बता चुका कि थर्ड एक्सियम जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस शो करता है। There seems to be nothing in the statement of the axioms to prevent a group having more than one identity element. डेफिनेशन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ये यूनिक है या नहीं है। तो पहली प्रपोजिशन ही हम ये शो करने लगे हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ये यूनिक होगा। तो देखें ये प्रपोजिशन की स्टेटमेंट है कि इन एनी ग्रुप जी देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं इसको शो करूंगा, प्रूफ बुक से ही है। आप देखेंगे कि मैं सिर्फ वो एक्सियम जो है ग्रुप के सिर्फ वो यूज करूंगा और बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी तक ये पता है कि ग्रुप जी जो है वो ग्रुप है, इसलिए वो 4 एक्सियम जो हैं वो सेटिस्फाई होते हैं। तो स्टार्ट किया मैंने कि सपोज जी हैज 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स, say one is denoted by number 1 and the second is denoted by E. So what is the mean of this? That 1 is identity element. This means 1 into G is equal to G is equal to G into 1. So this is the axiom of identity for all G belonging to G. And if E is the identity element, then E into G is equal to G and G into E is equal to G. So if 1 and E are identity element, then they satisfy these equations. Apply the first of these equations with G is equal to E. Because this one
is true for all G belonging to G. So in particular, this equation is true for G is equal to E. So if we substitute G is equal to E, then this becomes 1 into E is equal to E, right? And then take G is equal to 1 in the second set of equations. In this set of equations, if you take G is equal to 1, then you get E1 into E is equal to 1. And 1 is equal to 1 into E because 1E is present in first equation and 1 is present in second equation. So this becomes 1 is equal to 1 into E is equal to E. So E is equal to 1. This shows that the identity element is unique. What you have done, you suppose that there are two identity elements. One is represented by the symbol 1 and the second is represented by symbol E. Then you apply the axioms of group and prove that E is equal to 1. Any problem in this proposition? In a similar way, जी सर एग्जिम कैसे अप्लाई कीजिए, कौन सा? जी आप ऊंची आवाज में थोड़ा सा पूछे, क्या पूछ रहे हैं? सर ये कौन सा एग्जिम आपने अप्लाई किया कि ये दोनों इक्वल आ गए हैं, ई इज इक्वल टू 1 आ गए? देखिए मैंने जो एक्सियम यूज किया है वो पहला एक्सियम। जी ग्रुप के एक्सियम्स कैसे अप्लाई करने हैं? देखिए ग्रुप के एक्सियम्स ही आपको बता, मैंने यहाँ ये कहा था कि 1 एंड E आर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो पहला तो मैंने ये यूज किया कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट यानी एक्सियम 3 कि अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी अगर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, और अगर E आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये दूसरा सेट ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने थर्ड एक्सियम ऑफ ग्रुप डेफिनेशन जो है वो यूज किया, ठीक है। और ये चूंकि दोनों सेट जो हैं ये ट्रू होते हैं फॉर ऑल जी इन जी, ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए ये ट्रू होते हैं। आप जी की जगह कोई भी एलिमेंट रख लें जो ग्रुप में हो तो ये ट्रू होगा। तो इसलिए पहले सेट में इन पर्टिकुलर मैंने जी को ई के बराबर रखा क्योंकि ई भी जी का एलिमेंट था। तो उससे आपके पास आ गया 1 इंटू ई इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो मैंने थर्ड एक्सियम वाला ही में ये सब्स्टिट्यूट किया कि जी को ई करूं तो क्या आपके पास बनता है। फिर मैंने दूसरा सेट जो था उसमें जी को 1 के बराबर रखा क्योंकि ये हर जी के लिए ट्रू है तो 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो उससे आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ई। अब मैंने ये दो इक्वेशंस बन गई, दो इक्वेशंस की एक साइड्स बराबर है 1 इंटू ई, तो इसलिए 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ई एंड 1 इंटू ई इज इक्वल टू ई। तो यहां से इस से आपको पता चल गया कि 1 जो है वो ई के बराबर हो गया। अभी कोई क्वेश्चन आपके जहन में? ओके सर जी। In a similar way, the fourth group axiom does not say that a given group element could not possibly have more than one inverse. देखिए जब आपने ग्रुप का डेफिनेशन पढ़ी तो चौथा एक्सियम था कि ग्रुप के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहां हमने ये नहीं कहा कि ये इनवर्स एक होगा या एक से ज्यादा इनवर्स हो सकते हैं। तो उसी हवाले से हम ये नेक्स्ट प्रोपोजिशन करने लगे हैं कि ये तो श्योरिटी देता है ग्रुप का एक्सियम कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये श्योरिटी नहीं देता कि वो एक्सियम जो एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक भी होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखें
दिस इज प्रोपोजिशन 3.2, एवरी एलिमेंट इन ए ग्रुप हैज ए यूनिक इनवर्स। तो एक दफा फिर हम एक एलिमेंट लेके फर्ज करेंगे कि इसके दो इनवर्स हैं और उन दोनों इनवर्सेस को हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाते हैं। कैसे? सपोज दैट G is an element of a group G with two inverses G star and G minus 1। ठीक है, मैंने दो इनवर्स सपोज किए और प्रूव करूंगा कि ये दोनों ही बराबर हो जाते हैं। देखिए कैसे बराबर हो जाते हैं। अब मैंने चूंकि ये फर्ज किया कि G स्टार जो है वो G का इनवर्स है, तो आप जानते हैं कि वो जो चौथा एक्सियम था जिसका इनवर्स होना होता था, उसका मतलब ये था कि G इंटू जी स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू G स्टार इंटू जी। उस एलिमेंट को उसके इनवर्स से राइट से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 1 आ जाता है। सिमिलरली मैंने ये फर्ज कर रखा है कि G इनवर्स जो है वो G का इनवर्स है, तो इसलिए G इंटू जी इनवर्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू G इनवर्स इंटू जी। ये अभी हमने सिर्फ एक्सियम 4 जो है उसको यूज किया है। नाउ सी दिस दैट अब देखें मैंने एसोसिएटिव लॉ टाइप चीज बनाई है। कैसे कि G स्टार यानी एक इनवर्स को एक साइड पे रखा है और दूसरे इनवर्स को दूसरी साइड पे और दरमियान में G रखती है। ये इसके प्रूफ में हेल्पफुल होगा कि G और एक तरफ एक इनवर्स दूसरी तरफ दूसरा इनवर्स। अब आपने ब्रैकेट्स का यूज किया तो पहले आपने ब्रैकेट्स यहां पे लगा लिए हैं। यहां लगाने से फायदा क्या हुआ कि ये जो ब्रैकेट के बीच में चीज है G इंटू जी इनवर्स, दिस बिकम्स 1 या आइडेंटिटी एलिमेंट। सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स G स्टार इंटू 1। ठीक है, अब इसमें हमने एक तो एसोसिएटिव लॉ की ब्रैकेट्स का यूज किया है, दूसरा जो ऊपर दो इक्वेशंस बनाई थी इससे पहली स्लाइड पे कि G इंटू जी इनवर्स 1 है उसको यूज किया तो वो 1 हो गया। अब फिर कि 1 से या आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो G स्टार बन गया। तो यूजिंग एक्सियम G3 आइडेंटिटी का एक्सियम यहाँ यूज हो गया। ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट में मैंने क्या किया कि ये जो G स्टार जी इनवर्स था इसको लिया और इस पे एसोसिएटिव लॉ लगाया, तो ब्रैकेट्स आप पहले दोनों एलिमेंट्स पे लगा सकते हैं। ये क्या यूज कर रहा हूं मैं, ये एक्सियम G2 यानी एसोसिएटिव लॉ वाला एक्सियम वो यूज किया, तो G स्टार G ब्रैकेट में हो गया और G इनवर्स आ गया। अब आपको पता है G स्टार G मैंने पिछली स्लाइड पे लिखा था कि दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू जी इनवर्स, ये यूजिंग 1 जो पिछली स्लाइड पे था, तो 1 इंटू जी इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स, ये बाय एक्सियम G3 यानी आइडेंटिटी के एक्सियम से। तो ये वाला एलिमेंट जो था ये ऊपर हमने प्रूव किया कि G स्टार के बराबर है और यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि ये G इनवर्स के बराबर है, तो इसलिए G स्टार और G इनवर्स बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन ग्रुप में इनवर्स जो है यूनिक है। एक और चीज जो आपने शायद नोट की हो कि जो पहली प्रोपोजिशन हमने प्रूव की उसमें सिर्फ एक्सियम 3 यूज किया हमने, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का होना, उसकी मदद से आपने प्रूव कर लिया कि आइडेंटिटी जो है वो यूनिक होगी। लेकिन यहां पे जब आप आए इस प्रोपोजिशन में जिसमें आपने इनवर्स को यूनिक करना था, वहां दो एक्सियम्स आपने यूज किए, एक तो वो चौथा एक्सियम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और दूसरा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो इन दो लॉज की को यूज करते हुए हम ये प्रूव कर सके कि इनवर्सेस जो हैं वो यूनिक होंगे। एनी क्वेश्चन? सर आइडेंटिटी का भी तो यूज हुआ है यहाँ पे। जी सर आइडेंटिटी का भी तो यूज हुआ है ना, आइडेंटिटी एक्सियम जी का। आपकी बात सही है,
तीसरा हमने ये यूज किया कि आइडेंटिटी का यूज भी किया। ठीक हो गया। तो इसमें हमने 3 एक्सियम यूज किए। मैं फिर रिपीट कर दूं, एक तो इनवर्सेस का होना, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, और तीसरा एंड पे आइडेंटिटी का होना। लेकिन उससे पहले जो था उसमें सिर्फ आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस की मदद से आपके पास प्रूव हो गया था यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। जी आप पूछना कुछ चाह रहे हैं? Remark: we have seen this result for inverses previously in the special case when the element G are permutations। इसका लेकिन इस वक्त नहीं। तो proposition 3.1 and 3.2 are special cases of a general result which enables equations to be solved in equation। तो देखें, ग्रुप, मुझसे पहले लेक्चर में ही किसी ने पूछा था कि ग्रुप थ्योरी आपकी क्लास है कि ग्रुप थ्योरी क्यों हम पढ़ते हैं, इसका फायदा क्या है। तो देखें, ये जो प्रोपोजिशन 3.3 है ये आपको बता रही है कि ग्रुप थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के लिए। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि लेट ए एंड बी एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, there is a unique element x in G such that ax is equal to b, and there is also a unique element y in G such that y is equal to b। मतलब क्या है सिंपली इसका कि अगर ये इक्वेशन आपके पास है ax is equal to b, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन उस ग्रुप में एग्जिस्ट कर जाता है। मैं फिर बताऊं आपको कि अगर दोनों एलिमेंट आप किसी ग्रुप से ले रहे हो और इक्वेशन आपके पास हो ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो लिखा यह है कि देयर इज ए यूनिक एलिमेंट एक्स इन जी। तो जी में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा एक्स जो इसको सॉल्व कर रहा होगा, इसका सॉल्यूशन आ रहा होगा। और इसी तरीके से ये इक्वेशन y इज इक्वल टू बी, इस इक्वेशन का भी एक ही सॉल्यूशन होगा ग्रुप में अगर a और b दोनों g में से आप लें। ठीक है, क्लियर हो गया कि इस किस्म की इक्वेशन जो है उनके सॉल्यूशन आपके पास ग्रुप में हमेशा न सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं बल्कि यूनिक भी होते हैं। क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट के हवाले से कोई किसी के जहन में अगर है तो सर एक मिनट रिपीट कर दें स्टेटमेंट। मैंने ये बताया कि अगर आपके पास दो एलिमेंट हों किसी भी ग्रुप जी से ए और बी, तो ये इस किस्म की इक्वेशन जो बनेगी ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो ये प्रपोजिशन बता रही है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा जी में। इसका मतलब क्या है कि एक तो ये कि ये इक्वेशन इसमें हल हो जाएगी, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जो सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं मिल सकते। इसी तरीके से इस किस्म की इक्वेशन वाई ए इज इक्वल टू बी, इसका भी सॉल्यूशन जी में होगा और वो सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा यूनिक ही होगा। ठीक है, देखिए इसके प्रूफ के लिए थोड़ा सा आप रहेंगे विजिलेंट। जी सर ये आप व्हाइट बोर्ड पे समझा दें तो बेहतर रहेगा। जी मैं कोशिश करूंगा कि व्हाइट बोर्ड पे समझा सकूं। मैंने पहली क्लास सेमी रिंग वाली में किया था लेकिन मैं तो मैनेज नहीं कर सका, इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट में किसी ने जो यूज़ किया हो व्हाइट बोर्ड तो मैं उससे इंस्ट्रक्शन ले लूं कैसे, तो फिर हम करेंगे। We shall establish the first of these claims having the other two the reader। यानी ax is equal to b इस इक्वेशन के हवाले से हम करेंगे, और दूसरी जो इक्वेशन है ya is equal to b आप एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पे कर सकते हैं। There are two steps in the proof, one to show that there is an element x satisfying this equation and the other to show that there is only one such element। क्योंकि हमने कहा था देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट x,
तो एक तो ये कि ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एक तो हम यह बताएंगे, दूसरा हम ये बताएंगे कि वो जो एग्जिस्ट करता है वो यूनिक ही होगा, दो नहीं हो सकते। तो उसमें हम पहले इसको ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, हम यूनिकनेस वाला पहले करने लगे हैं और सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो बाद में देखते हैं कैसे। आप चाहें तो जब इसका प्रूफ समझ जाएं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, आप इनवर्स वाला पहले एलिमेंट का एग्जिस्ट करना पहले कर दें सोल्यूशन का और यूनिकनेस बाद में करना। देखिए आप जानते हैं, आपने आइडेंटिटी को यूनिक प्रूफ करना सीखा है, इनवर्स एलिमेंट को यूनिक करना सीखा है। तो यहां भी हम क्या फर्ज करेंगे कि दो सोल्यूशन है से ए एक्स इज इक्वल टू बी के, एक सोल्यूशन है एक्स और दूसरा सोल्यूशन है से जी। ठीक है, टेकिंग यूनिकनेस फर्स्ट, सपोज द इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशंस एक्स यार एंड आप जी। ये फिर बोलते x and z so that ax is equal to b is equal to az, कि ये जो ax is equal to b थी इसके दो सोल्यूशन हैं, से एक सोल्यूशन x है और दूसरा सोल्यूशन z है। अब देखें चूंकि ये ग्रुप के एलिमेंट हैं a और b, तो चौथा एक्सियम जो ग्रुप का है वो ये कहता है कि ग्रुप के एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बाई एक्सियम G4 a हैज एन इनवर्स, से a इनवर्स। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स of the equation ax is equal to az on the left by a inverse, तो ये इक्वेशन जो ax is equal to az है इसके लेफ्ट साइड से आपने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या किया, इस पे सेकंड एक्सियम एसोसिएटिव लॉ लगा गया, तो ये बन गया a इनवर्स इंटू a इंटू x और दूसरी साइड भी a इनवर्स इंटू a इंटू z। अब आपने चौथे एक्सियम से कि a इनवर्स a आइडेंटिटी के बराबर है, तो ये बन गया 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू z। ठीक है, अप्लाइंग एक्सियम G3 यानी आइडेंटिटी, 1 चूंकि आइडेंटिटी था इसलिए x से मल्टीप्लाई हो z से मल्टीप्लाई हो तो आपके पास x इज इक्वल टू z हो गया। तो एक आपने प्रूव कर लिया कि सोल्यूशन इसका यूनिक ही होगा, x जो है वो z के बराबर आ जाएगा। इस हिस्से में अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है कि आपने दो सोल्यूशन सपोज किए, एक सोल्यूशन x है और एक सोल्यूशन z है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ax इज इक्वल टू b इज इक्वल टू az, तो दोनों साइड से a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से आपके पास आ गया x इज इक्वल टू c। जी, किसी के जहन में कोई क्वेश्चन? सर इसमें दो सॉल्यूशन ax और az कंसीडर किए। जी हाँ, ये लिखा हुआ भी है ऊपर, अगर आपके पास बुक है प्रूफ की चौथी लाइन अगर पढ़ें तो लिखा हुआ है टेकिंग यूनिकनेस फर्स्ट, सपोज द इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशंस x एंड z से, सो दैट x सोल्यूशन है तो ax इज इक्वल टू b हो जाएगा और z सोल्यूशन है तो az इज इक्वल टू b हो जाएगा। ओके सर। We now show that the equation has at least one solution. तो ये तो हो गया कि सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा। अब हम ये शो करने लगे हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है। ठीक है, कि ग्रुप जी से ही इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। We now show that the equation has at least one solution by checking that the element x is equal to a inverse b is an element of G. देखें ये एक एलिमेंट मैंने बनाया, कैसे बनाया इसको बाद में देखते हैं। मैं ये शो करने लगा हूं कि ये एलिमेंट जो है a इनवर्स b, ये नंबर 1 तो ये g का एलिमेंट है और नंबर 2 इसको x की जगह अगर इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दें तो वो इक्वेशन में पुट कर दें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो पहले हम ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे ये सेटिस्फाई होती है या नहीं।
और ये कि ये एलिमेंट जी का बनता है या नहीं। शुरू में ही आपको पता है कि ए और बी जो हैं ये जी के एलिमेंट हैं। जब ए जी का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा। अब ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट, बी भी जी का एलिमेंट, तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो भी जी का एलिमेंट बाय एक्सियम 1। तो यही यहां पे लिखा हुआ है कि इज एन एलिमेंट ऑफ जी एंड दैट दिस वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी। सिंस बाय हाइपोथेसिस ए इज इन जी, सो ए इनवर्स इज इन जी बाय G4, fourth axiom से, and so A inverse into B is also in G by axiom G1। अब हम ये प्रूव करने लगे कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखें A x की जगह पे आपने ये वैल्यू जो A इनवर्स B थी ये रख दी, एसोसिएटिव लॉ लगाया तो A इंटू A इनवर्स इंटू B हो गया G2 यानी एसोसिएटिव लॉ से। A इंटू A इनवर्स ये फोर्थ एक्सियम से 1 के बराबर आ गया, तो ये 1 इंटू बी आ गया, और थर्ड एक्सियम से ये b हो गया, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी आ गया। तो इसका मतलब है वो वैल्यू जो आपने सब्स्टिट्यूट की थी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अब तक के इसके प्रूफ में कोई क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा हो? सर एक बार स्टेटमेंट शो करवा दें। जी एक्सक्यूज मी सर। सर स्टेटमेंट जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी हमारे पास जो प्रोपोजिशन 3.3 है उसमें दो इक्वेशंस गिवन थे, ए एक्स इज इक्वल टू बी और ए वाई इज इक्वल टू बी, और दोनों जी। के लिए यूनिक सॉल्यूशंस आ जाएंगे। क्या इन दोनों के जो यूनिक सॉल्यूशंस होंगे वो कॉमन होगा, मतलब दोनों के लिए होगा, या डिफरेंट यूनिक सॉल्यूशंस नहीं होंगे? नहीं नहीं, जो ए एक्स इज इक्वल टू बी है उसके लिए जो सोल्यूशन आएगा वो यूनिक होगा, उस इक्वेशन के लिहाज से यूनिक होगा। जो y बी है उसके लिहाज से जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। लेकिन लेकिन ये सर दोनों आपस में डिफरेंट भी हो सकते हैं। ए और एक बी दोनों में कंसिडर सेम है सर। करेंगे तो एक सोल्यूशन होगा, दूसरी इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो दूसरा सोल्यूशन होगा। ओके सर, थैंक यू। Care must be taken in the definition of x in the final paragraph of the above proof. The temptation to interchange orders of products must be resisted. For example, आपने ये कहा x is equal to a inverse b is not a solution of x a is equal to b, so that the solutions x and y of proposition 3.3 need not be equal. The best way to ensure correct proofs is to be able to justify each and every step by a group axioms or a rule of reasoning, as we have done in the above proof. Of course, once confidence has been built up, it will not be necessary to write all these justifications down so that excessive details can then be omitted. As an illustration of this process, let A and B be elements of a group G. Consider the problem of finding the solution x of the equation, say bx A inverse is equal to A inverse B. ये एक इक्वेशन आपने बना ली, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखें x बीच में है, एक तरफ भी ग्रुप का एलिमेंट है, दूसरी तरफ भी ग्रुप का एलिमेंट है। To do this, first multiply the equation on the left hand side by b inverse. ये b जो इस तरफ वाला है इसको मैं खत्म करना चाह रहा हूं इस इक्वेशन में,
तो मैं बी इनवर्स से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये प्रोसीजर भी बताया जा रहा है कि कैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। आपने चूंकि ये बी था, इस साइड से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो बी और बी इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये रह जाएगा एक्स ए इनवर्स, और दूसरी साइड जो है वो बन जाएगी बी इनवर्स ए इनवर्स बी। अब आपने चूंकि x की वैल्यू निकालनी थी, तो इस साइड से, राइट साइड से आप a से मल्टीप्लाई कर दें तो a इनवर्स और a खत्म हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन ऑन द राइट साइड बाय a, this becomes x is equal to b inverse a inverse b or into a, right way. Note that this value for x does not simplify in any way. इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि a इनवर्स खत्म हो सकता है जब तक कि b बीच में है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ ट्रू नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ अगर ट्रू होता तो फिर आप बी ए की पोजीशन चेंज कर सकते थे और ए इनवर्स और ए को इकट्ठा मिला के आइडेंटिटी कर सकते थे। लेकिन जहां पे आप इकट्ठा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशंस आप चेंज नहीं कर सकते, और पोजीशन क्या चेंज करती है? कम्यूटेटिव लॉ, यानी एबिलियन ग्रुप होना। अगर ग्रुप एबिलियन है तब आप इसको वो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन वो भी कैसे? पोजीशन चेंज करके। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप एबिलियन नहीं है तो आप ये चेंज नहीं कर सकते। दो 4 एक्सियम जो हैं सिर्फ वही आप यूज कर सकते हैं। आप जो कम्यूटेटिव लॉ है वो सिर्फ उस केस में अप्लाई कर सकते हैं जहां पे आपको गिवन हो कि ग्रुप जो है वो कम्यूटेटिव है। Remark 2. Proposition 3.3 has an interpretation in the multiplication table for G. Since AX1 and AX2 are in the same row of the table, the part आपको पता है कि जब टेबल आपके सामने लिखा हुआ होता है तो पहला एलिमेंट अगर A है तो ये आप रो से लेते हैं, और दूसरा एलिमेंट जो है वो कॉलम से लेते हैं, और ये जहां पे आके इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका आंसर आता है। तो A जो है AX1 एंड AX2 ये A वाली रो में होंगे, पहला एलिमेंट X1 वाले कॉलम में होगा, और ये AX2 जो है ये X2 वाले कॉलम में होगा। Since AX1 and AX2 are in the same row of the table, the uniqueness part of the proposition shows that no group element occurs more than once in any row of the table. इस सेंटेंस को अगर आपके पास नोट्स हैं तो 2 दफा कम से कम पढ़ें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो फिर से मैं पढ़ता हूं कि हैज एन इंटरप्रिटेशन इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर G, since AX1 and AX2 are in the same row of the table, the uniqueness part of the proposition shows that no group element occur more than once in any row of the table. ये जो अभी हमने कहा था कि AX is equal to B has a unique solution, तो इसका मतलब क्या था कि X1 और X2 अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो यूनिक ही होंगे, X1 X2 के बराबर होगा। तो इससे ये पता लगा आपको कि ये AX1 और AX2 ये दोनों डिफरेंट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है एक रो में हर एलिमेंट एक दफे ही आएगा, 2 दफा नहीं आ सकता। अगर वो ग्रुप का टेबल है
तो उसमें जब आप रो देखेंगे तो एक रो में एक एलिमेंट एक दफे ही आ रहा होगा, एक से ज्यादा दफा नहीं आ रहा होगा. The fact that a solution of Ax is equal to B exists for each B shows that each group element does occur in each row. और ये कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये है कि उस रो में ग्रुप का हर एलिमेंट आएगा जरूर. तो इसका मतलब हर रो में ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो आएंगे और एक दफा ही आएंगे. ये नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट दो दफा आ जाए और कोई एलिमेंट मिस हो जाए ना, इस तरह मुमकिन नहीं है. हमेशा हर रो में उस ग्रुप का हर एलिमेंट जरूर आएगा. Hence, each group element occur once and only once in each row, and by a similar argument in each column. अगर आप ay is equal to b वाली इक्वेशन ले लें तो उससे आपके पास पता चलेगा कि ये कॉलम में ऐसा हो जाएगा. Taking b is equal to a in proposition 3.3 proves proposition 3.1 that the identity element is unique. Proposition 3.2 is also a special case of proposition 3.3 obtained by taking b is equal to 1. तो इसमें सिंपली ये है कि इस प्रोपोजिशन से भी हम प्रोपोजिशन 3. जी बताएं क्या प्रॉब्लम है सर. रिमार्क 2 में फिर x1 इज नॉट इक्वल टू x2. रिमार्क 2 में रिमार्क 2 में यही तो आपको बताया जा रहा है कि ये दो डिफरेंट जगह पे वो नहीं एलिमेंट हो सकता. क्यों? क्योंकि इस किस्म की इक्वेशन का एक ही यूनिक सॉल्यूशन आता है. तो इसका मीन यही है ना, x1 नॉट इक्वल टू x2. जी क्या मतलब है? x1 x2 के बराबर हो जाएगा ना, नॉट इक्वल टू नहीं होंगे. द नेक्स्ट, अगर सेम रो में है तो फिर तो नॉट होना चाहिए ना. जी सर अगर सेम रो में है तो फिर तो नॉट इक्वल टू होना चाहिए. मैं अभी ये आप रहेंगे, मैं एक और देखता हूँ कि अगर ये पीडीएफ को शो करता है तो उस टेबल पे मैं आपको ले जाके उससे दिखा सकूं कि कैसे आप ये देख सकते हैं. आपको ये नजर आ रही है अब ये एग्जाम्पल 1.8?
No, sir. No, sir. अभी Yes, sir. अभी आपको नजर आ रही है एग्जाम्पल 1.8? Yes, sir. हाँ, तो अब आप देखेंगे ये आपने ग्रुप पढ़ा है, मैंने क्लास में ये कराया था 1.8 मैट्रिसेस से मल्टीप्लिकेशन करके। इसका ये टेबल भी नीचे दिया गया है। इस टेबल को अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि पहली रो जो थी वो आइडेंटिटी ए बी सी, क्योंकि 4 एलिमेंट ही हैं ग्रुप में, आइडेंटिटी ए बी सी। दूसरी रो में देखें तो ए आइडेंटिटी सी बी, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा और जो एलिमेंट थे वही एलिमेंट आ रहे हैं। उनकी पोजीशंस ऑफ कोर्स चेंज हो रही हैं, लेकिन एलिमेंट्स, एक एलिमेंट 2 दफा नहीं आ रहा। फिर तीसरी रो को देखें तो बी सी आई ए, चौथी को देखें तो सी बी ए आई। एंड सिमिलरली अगर आप पहले कॉलम को देखें आई ए बी सी, दूसरा कॉलम ए आई सी बी, तीसरा बी सी आई ए और चौथा सी बी ए आई। तो ये कॉलम भी में भी हर एलिमेंट मौजूद है और कोई एलिमेंट एक से ज्यादा दफा नहीं आता। यही वो रिमार्क 2 जो था आपको बता रहा था कि रो में ग्रुप के सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा होगा। ऐसी कॉलम में सारे एलिमेंट आएंगे और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। सर जी सर फिर जो एक रो में जैसे आ रहे हैं यहाँ पे आई ए बी सी फर्स्ट रो में, तो जी। सर आई को ए के साथ किया है तो ए आया और आई को बी के साथ किया है तो बी आया है। तो सर 2 इमेजेस हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि ऊपर हमारे पास ए और बी डिफरेंट है, तभी इसी तरह आया है। जी हाँ, जी जी। तो सर फिर डिफरेंट वहाँ एलिमेंट होंगे तो डिफरेंट इमेज आएंगे, सही है, प्रोडक्ट डिफरेंट आएगी, सही। तो सर वहाँ पे भी हमारे पास फिर x1 और x2 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तभी तो वो एक रो में आ रहे हैं ना। क्या कहा आपने, दोबारा रिपीट करें। सर ax1 और ax2 अगर सेम रो में है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि x1 और x2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। नहीं, यही तो वहां पे वो हम बता रहे हैं कि जब भी आपके पास ये इक्वेशन होगी कि ax इज इक्वल टू बी, तो वहां पे x1 और x2 जो है वो 2 डिफरेंट वहां पे रख के आंसर नहीं निकल सकते इससे। जब आपने ये प्रूव किया उस प्रोपोजिशन में कि ax इज इक्वल टू बी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, तो 2 डिफरेंट x वहां पे नहीं आ सकते जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, क्योंकि ax1 इज इक्वल टू बी और ax2 इज इक्वल टू बी। अगर ये आपके पास आ जाए तो b की पोजीशन, b तो एक ही बन गया ना, तो ax1 की जगह भी b आ गया, ax2 की जगह भी b आ गया, तो दो जगह पे वो b रिपीट हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, आगे समझ। ये रिमार्क 2 हो गया था, रिमार्क 3 हो गया। ये क्रॉलरी है। लेट a and b be elements of a group G, then the inverse of AB is B inverse A inverse। कि अगर 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट लें और वो प्रोडक्ट जो एलिमेंट बनता है उसका इनवर्स अगर आप देखें तो वो इनवर्स आपके पास बनेगा। इनवर्सेस का ऑर्डर चेंज कर देंगे, यानी यहाँ पे B सेकंड पोजीशन पे था तो B का इनवर्स पहली पोजीशन पे और A का इनवर्स सेकंड पोजीशन पे हो जाएगा। इसको हम देखते हैं कि कैसे प्रूव किया जा सकता है। अगर आपको इनवर्स की डेफिनेशन का पता है कि इनवर्स की कैसे आप करते हैं कि ये ए बी एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मैं इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैं ये प्रूव कर लेता हूं कि ये आइडेंटिटी के बराबर हो गया और इसी तरीके से इस एलिमेंट को पहले रख के और ए बी को बाद में रख के प्रूव कर दूंगे ये आइडेंटिटी हो गया, तो इसका मतलब होगा कि इस ब्रैकेट वाले एलिमेंट का इनवर्स ये साथ वाला मौजूद है।
जो आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है इनवर्स की, कि अगर x और y दो की प्रोडक्ट x y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वाई एक्स हो जाए तो x का इनवर्स y और y का इनवर्स x हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे x जो है वो एक ब्रैकेट यानी ए बी है और y जो है वो b इनवर्स ए इनवर्स है। मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखना चाह रहा हूँ कि ये 1 बन सकता है या नहीं। तो मल्टीप्लाई करते हुए मैंने एक्सियम जो है वो 4 एक्सियम जो ग्रुप के हैं वो यूज कर रहे हैं। तो पहला एक्सियम मैं एसोसिएटिव लॉ लगा रहा हूँ, ब्रैकेट्स को चेंज कर रहा हूँ, ऑर्डर को नहीं, क्योंकि ऑर्डर को चेंज कम्यूटेटिव लॉ करता है और ब्रैकेट्स को चेंज एसोसिएटिव लॉ करता है। तो मैंने ये ए बी वाली जो थी इसको मैंने दो एलिमेंट कंसिडर करते हुए ए और ब्रैकेट लगा दिया बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर हो गई बात? वंस अगेन ये जो ब्रैकेट थी इसमें फिर मैंने एसोसिएटिव लॉ लगाया, तो बी और बी इनवर्स को इकट्ठा कर दिया, इधर से ए इनवर्स इस साइड पे निकल गया। तो ये बी इंटू बी इनवर्स, ये चूंकि इनवर्स है आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, तो ये बन गया 1। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यानी चौथा एक्सियम जो था तीसरा एक्सियम यूज किया, तो 1 इंटू ए इनवर्स हो गया। तो अगेन ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसी तरीके से आप इसको पहले रख के ए बी को बाद में रख के करेंगे तो आपके पास फिर से ये आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो एलिमेंट आपके पास ए बी है उसका इनवर्स आपके पास बन गया ए इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। For any g in G, the equation gx is equal to 1 has a unique solution. We have G inverse is the solution of this equation. So the above argument shows that the inverse of AB is indeed B inverse A inverse. Next corollary. Okay, let G be an element of a group. The inverse of G inverse is G. मैं आपको ये पहले तो ये बता चुका हूं कि x अगर y का इनवर्स है तो y x का इनवर्स होगा। इसको आप सिंपली इस तरह से भी देख सकते हैं कि चूंकि g का इनवर्स g इनवर्स था तो g इनवर्स 1 इज इक्वल टू g इनवर्स g। इसमें से इस वाले हिस्से को पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो बन जाएगा कि g इनवर्स का इनवर्स जो है वो g। तो जब एक एलिमेंट दूसरे का इनवर्स होता है तो दूसरा एलिमेंट पहले का इनवर्स हो जाता है। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि किसी एलिमेंट का इनवर्स लेके उसका फिर इनवर्स लें तो ओरिजिनल एलिमेंट आपके पास आ जाए। We now investigate a further consequence of the associativity axiom G2. Let A, B, C and D be elements of a group G. We can form a variety of products such as, आप देख सकते हैं A, B, C, D। इसमें आप क्या करेंगे, पहले C, D की प्रोडक्ट करेंगे जो आंसर आ जाएगा, फिर B के साथ और फिर जो आंसर आ जाएगा A के साथ। इसी को आप ऐसे भी A, B, C, D, A, B, C, D एंड A, B, C, D। ये एसोसिएटिव लॉ को 4 एलिमेंट्स पे आप लगाते चले जाएं तो ये आप मुख्तलिफ ब्रैकेट्स को मुख्तलिफ जगह पे आप लगा सकते हैं। लेकिन इन सब में आप देखें आपने ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं लेकिन पोजीशन चेंज नहीं की। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि पोजीशन चेंज होती है कम्यूटेटिव की वजह से और ब्रैकेट चेंज होती है एसोसिएटिविटी की वजह से। रिपीटेड यूज ऑफ G2 यानी एसोसिएटिव लॉ shows that there are in fact all equal। क्योंकि एसोसिएटिव लॉ ट्रू है तो इसलिए चारों के चारों एलिमेंट जो ये मुख्तलिफ बन रहे हैं नजर आ रहे हैं ये सारे बराबर हो जाएंगे। We would usually make use of this fourfold associativity law without comment and write all the possible ways
to bracket the terms as A, B, C, D, except when a particular use of brackets reveals useful relations between the group element. क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट है इसलिए हमें ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली A, B, C, D भी लिख सकते हैं। अगर कहीं जरूरत हो तो आप चॉइस से ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर कह रहा हूं कि आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। पोजीशन उसी वक्त चेंज कर सकेंगे जब कम्यूटेटिव लॉ होगा। अगर कम्यूटेटिव लॉ नहीं है तो आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। देयर आर सिमिलर n-fold associative rules for any n element। ये तो 4 एलिमेंट्स के लिए थे, इसी तरीके से n एलिमेंट्स अगर हो तो उनके लिए भी आप मुख्तलिफ जो इस तरह की कम्बिनेशंस, ये मुख्तलिफ आप पोजीशन चेंज किए बगैर बना सकते हैं, लेकिन उनमें आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। The reader may wish to omit the proof of this fact on first reasoning. Let G1, G2 and so on be elements of a group G and n be a positive integer. Define the set Pn is G1, G2, Gn inductively by कि P1 G1 का मतलब क्या होगा, सिर्फ सिंगलटन G1। P2 G1 G2 का मतलब होगा कि उनकी प्रोडक्ट G1 G2 एंड Pn G1 G2 Gn का मतलब होगा कि x y x बिलोंग टू P GR तक और y GR+1 से GR+S तक जो कि n है। Then this Pn consists of a unique element of G which we denote G1 G2 Gn। Simply इसके मीनिंग यही है कि जब आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो वहां भी आप बगैर ब्रैकेट्स के ऐसे लिख सकते हैं G1 G2 Gn। आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो किसी भी दो के गिर्द ब्रैकेट लगा सकते हैं जहां आपको जरूरत हो, और जहां आपको जरूरत नहीं है तो आप इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। By bracketing the element G1 G2 Gn in any way, keeping the factors in that order, the proposition says that these products are all equal as element of G। तो इसको सिंपली प्रूफ करने की भी कोशिश की है n एलिमेंट्स के हवाले से कि किस तरह से, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका प्रूफ कोई इतना इम्पॉर्टेंट है। सिंपली ये, जैसे आपने देखा कि 3 एलिमेंट्स के लिए A B C, आप B और C के गिर्द ब्रैकेट लगा सकते हैं, आप A और B के गिर्द ब्रैकेट लगा सकते हैं। अगर आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं A B C D तो 4 डिफरेंट तरीके से आप ब्रैकेट्स लगा सकते थे, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। ऐसे ही अगर आपके पास n एलिमेंट होते तो बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से आप ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आप उनको उसी तरतीब से लिख दें, तब भी इसके मीनिंग क्लियर होते हैं कि इनके मीनिंग क्या है। एसोसिएटिव लॉ का ये फ़ायदा आपको हो जाता है। यहीं पे आज का लेक्चर मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सर यहाँ पर कैपिटल PR और कैपिटल PS ये क्या शो कर रहे हैं, इसको ये क्या रीड करें? सर यहाँ पर जो PR, सर ये स्लाइड पे, PR, सर ये सेकंड लाइन में समझ लिया। ये आपको पिछली स्लाइड पे मैंने बताया तो है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको रीड आउट ये देखें ना, P1 G1 का मतलब क्या है कि सिर्फ एक एलिमेंट G1 कामा G2 दो एलिमेंट के साथ है तो उन दोनों की प्रोडक्ट हो गई G1 और G2, ठीक है। और उसके बाद आप देखें नेक्स्ट स्लाइड पे, अगर n एलिमेंट हैं तो अब इसके डिफरेंट वे हो सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ करता हूं कि 3 एलिमेंट है, तो अगर 3 एलिमेंट हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि G1 और ब्रैकेट शुरू करके G2 G3 ब्रैकेट के बीच में, समझ आ रही है बात मेरी, कि G1 ब्रैकेट के बाहर, स्मॉल छोटी ब्रैकेट के बाहर, राउंड ब्रैकेट के बाहर, और G2 G3 ब्रैकेट के अंदर।
दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि G1 और G2 ये ब्रैकेट के बीच में होते प्रोडक्ट और G3 बाहर होता, तो दो तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन चूंकि एसोसिएटिव लॉ है इसलिए आप वो दोनों ही बराबर होते तो P3 G3 एक ही चीज बनती। 4 होते तो आपने ऊपर पढ़ा था कि 4 डिफरेंट तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते थे, जो आपने देखा। मैं दोबारा उस स्लाइड पे कोशिश करता हूं कि आपको ले जाऊं जहां पे ABCD के हवाले से बात थी। जी, यहाँ पे 4 एलिमेंट थे ABCD। तो अगर 4 एलिमेंट है तो एक तो ये हो सकता था कि दिस वन आप कर लेते कि A फिर ब्रैकेट शुरू, B ब्रैकेट शुरू, CD ब्रैकेट बंद। एक तो इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता था, एक उससे नेक्स्ट जो था इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता था, फिर इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता था और फिर इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता था। लेकिन एसोसिएटिव लॉ की वजह से चूंकि ये चारों बराबर हैं तो इसलिए किसी एक से भी रिप्रेजेंट कर देना काफी है। इसमें आप देखें कि आपने पहले दोनों को इकट्ठा किया, आखिरी दोनों को इकट्ठा किया और फिर उनकी प्रोडक्ट के तौर पे लिख दिया। यहां पे आपने बीच वाले B और C को प्रोडक्ट के तौर पे लिया, A से मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आया फिर D से किया, तो इसी तरीके से डिफरेंट। तो अब अगर इसको आप जहन में रख के करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे बता रहा है कि अगर n एलिमेंट हैं तो कोई से R एलिमेंट को आप पहले कर लें, वो X आपके पास हो गया, और बाकी R के बाद से लेके n तक जितने एलिमेंट है उनका आप ले लें तो वो Y हो गया। तो X Y की प्रोडक्ट के तौर पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर आपने R और R जो R+1 है उसमें कंडीशन नहीं लगाई। जैसे 4 एलिमेंट के केस में मैं दोबारा से आपको शो करता हूं कि 4 एलिमेंट के केस में यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट। यहाँ पे आपने किया 2 एलिमेंट और 2 एलिमेंट। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट। तो वहां आपको बताया जा रहा है कि आप कोई से R एलिमेंट पहले लेके उनकी प्रोडक्ट कर लें और बाकी R से लेके N तक जितने हैं उनकी प्रोडक्ट कर लें, तो उन दोनों की प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा सकता है। यानी कुछ इस तरह की फॉर्म जो ये दरमियान वाली थी, इस तरह की फॉर्म में आप उसे लिख सकते हैं कि R तक के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट एक और R+1 से लेके N तक के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट आप, तो उन दोनों की प्रोडक्ट के तौर पे भी आप लिख सकते हैं। तो ये जनरली आपको बतलाया। इसलिए इसका मकसद सिंपली ये है कि जब एसोसिएटिव लॉ ट्रू हो जाए तो आप ब्रैकेट से आज़ाद हो जाते हैं, आप उन एलिमेंट्स को सिंपली एक तरतीब से लिख सकते हैं, लेकिन तरतीब में इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ ट्रू है। जी सर ये सर जिस तरह की इवन नंबर की प्रॉपर्टी है कि जो 2 के प्रोडक्ट हों वो इवन नंबर होते हैं, इस तरह ऑड नंबर की भी कोई है? नहीं, ऑड नंबर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वही है सिंपली कि जो इवन नहीं है वो ऑड। या ये आप तो कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के 2n+1, लेकिन उस तरह से नहीं कह सकते ये किसी के मल्टीपल होंगे। तो सर 0 फिर इवन नंबर है? जी 0 फिर इवन नंबर है? आपने इवन और ऑड अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें आपने ये भी देखा होगा कि इवन और ऑड दोनों पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये यूज होते हैं। 2 के मल्टीपल्स आप कहते हैं को z में 2z को, -2 जो है वो 2 का मल्टीपल है, इवन नहीं है। जो इवन है वो 2, 4, 6, 8 है। यस सर। और ऑड और जो है वो 1, 3, 5, 7, 9, 11 है। उनमें जहां आप ये पढ़ रहे हैं वो देखेंगे इवन को डिफाइन कैसे कर रहा है और ऑड को डिफाइन कैसे कर रहा है। ठीक है सर। तो मैंने जहां पढ़ा हुआ है इवन को, वो इवन को पॉजिटिव इंटीजर्स के तौर पे लेता है, उसमें नेगेटिव इंटीजर्स नहीं ला रहा। हाँ, कुछ लोग ये कह देते हैं कि हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कंसिडर कर रहे हैं और 0 को इवन इंटीजर कंसिडर करेंगे क्योंकि 0 तो हर नंबर का ही मल्टीपल है।
2 का मल्टीपल ही नहीं, हर नंबर का मल्टीपल। और इसी वजह से कुछ लोगों ने इसको निकाल दिया 0 को, और वो कहते हैं कि जो इवन इंटीजर हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 और ये हैं, और 8 जो है 1, 3, 5, 7 ये। सर परमुटेशन और सिमेट्रीज के बीच में कोई रिलेशन है ज्योमेट्रिकल फिगर की? जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था, वो ट्रायंगल ली थी जी। देखें, सिमेट्रीज जो हैं वो परमुटेशंस ही हैं। यही तो मैंने वो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो आप 3 डायगोनल्स वाली या 3 कोनों वाली ट्रायंगल की मुख्तलिफ सिमेट्रीज देख रहे हैं, वो उसकी परमुटेशंस ही तो बन रही हैं। सर स्क्वायर के हम कितने सिमेट्रीज बना सकते हैं? सर वो स्क्वायर के लिए तो ट्रू नहीं है फिर। हाँ देखे ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सिमेट्रीज उसमें किसके गिर्द आप सिमेट्रीज ला रहे हैं, ये देखना। यहाँ पे जो S3 के गिर्द जो आपने 3 कोनों वाले ली, उसमें सिमेट्रीज बनती ही वही है कि या तो आप इसको रोटेट कर सकें, और या फिर आप एक कोने को ऑपोजिट साइड के उसे मिला के फिर कर सके, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास स्क्वायर होगा उसमें आपके पास डिफरेंट आएंगे। तो इसलिए जो S4 है, S4 के एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो वो 4 फैक्टोरियल बनेंगे, जबकि उसकी सिमेट्रीज देखेंगे तो वो कुछ तादाद में कुछ डिफरेंट बनती है। उनको फिर शायद D से रिप्रेजेंट किया हुआ है। D, जी, वो D से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये S4 जो है इसको S4 से करते हैं। 4 एलिमेंट्स के जितनी परमुटेशंस हैं वो कितनी पॉसिबल बनती हैं, वो उस जगह पे रिप्रेजेंट की। सर एक और और कोर्स क्वेश्चन है शायद चैप्टर आप 1 से ही। जी, एक मिनट मैं इसका आपको आंसर कंप्लीट कर सकूं। एक और कोर्स शायद बाज़ औक़ात डिपार्टमेंट में ऑफर होता है, जिसे कम्बिनेटोरिक्स कहते हैं। वो 4th सेमेस्टर में जाके अगर आपको ऑफर हो और आप पढ़ सकें, तो उसमें ये डिटेल से सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। यहाँ चूँकि हम ग्रुप थ्योरी के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो उतना ही हिस्सा पढ़ रहे हैं जो ग्रुप के लिए आपको ज़रूरी है, जो ग्रुप बन जाए। और इसकी डिटेल से कम्बिनेटोरिक्स के नाम से कोर्स है, जो पूरे का पूरा एक कोर्स है के तौर पे, वो आपको ये सारी चीज़ें आप स्टडी करते हैं। जी, अब आप बताएं कि आप क्या कह रहे थे चैप्टर 1 के हवाले से। सर चैप्टर 1 में जहाँ पे सिमेट्रीज की बात की है, तो वो कहते हैं कि जितना हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स होंगे ना, तो 2n हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ग्रुप के। तो जब हमने उसके लिए किया पैरेललोग्राम के लिए, तो वो तो हमारे पास इक्वल नहीं आता। क्या सर इसी इक्वल तरह नहीं आता? सर 4 साइडेड रेक्टेंगल के लिए भी देखें तो हमारे पास एलिमेंट्स ग्रुप के 4 आते हैं। तो सर वो 2n वाली वेरिफिकेशन तो नहीं? मैं उसके वो देखने लगा हूँ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है क्या है? सर क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में है, लेकिन ये बात ऊपर डिस्कशन में लिखी हुई है, एक पैराग्राफ है एक्सरसाइज। ऐसे करेंगे, आप अपने CR को ये बता दें, वो मुझे पेज नंबर वगैरह करके ना व्हाट्सएप कर देगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो देख लूँगा कि क्या आपका क्वेश्चन क्या है, तो उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। सर आप यूनिवर्सिटी आते हैं? यूनिवर्सिटी आते हैं आप? सर इस तरह के क्वेश्चन है जो काफी परेशान। फिलहाल तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, लेकिन मंडे को इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं यूनिवर्सिटी आऊं और यूनिवर्सिटी में बैठ के क्लास लूं, क्योंकि ये जो बोर्ड था, बोर्ड को मैंने लिंक करके कोशिश की, मुझसे तो हुआ नहीं। हालांकि वकास साहब ने मुझे थोड़ा सा गाइड भी किया था, लेकिन नहीं मैं वो कर चुका।